हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOC 136 जो कि इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है, जिसकी फुल फॉर्म। और ये क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन पेपर जून 2024 में आया था, उसके क्वेश्चन पेपर के सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। इसमें पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन। Mr. Madhur is getting a pension of 4,000 per month from a company during the previous year. He got 2/3 pension commuted and received 1,86,000। मतलब उनको जितनी भी पेंशन उनको बोली गई थी उसका 2/3 मिलेगा और 1,86,000 रुपीज़, मतलब 1,86,000 को मिले जो कि 2/3 रुपीज़ है जितनी पेंशन उनको बोली गई थी। तो पहले हम इसमें निकालेंगे कि उनको पेंशन कितनी बोली गई थी, उसका 2/3 जो मिला है जो कि 1,86,000 है। कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब इसमें हमें क्या निकालना है? एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालना है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसे निकलता है? एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकलता है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमें पेंशन मिलनी कितनी थी, कम्यूटेड कितनी थी, दूसरा मिली कितनी है जो कि इसमें गिवन है 1,86,000, मतलब जितनी मिलनी थी उसका 2/3 1,86,000 है। तीसरा, हमें इनकम टैक्स में ये रूल है कि जितनी कम्यूटेड वैल्यू है उसका 1/3 अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है। इसमें दो केस हमें दिए हुए हैं। पहला, उन्हें ग्रेच्युटी मिलेगी, दूसरा उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। अब इनकम टैक्स में क्या रूल है? अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होगा? टोटल वैल्यू उसका जितना मिला है वो प्लस कम्यूटेड वैल्यू का 1/3। अब इन तीनों में से जो लेस होगा वो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। अब इसमें टैक्सेबल नहीं पूछा, इसमें ये पूछा है कि एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितनी होगी। दूसरा, इन्होंने बोला अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो इनकम टैक्स में रूल है कि हाफ ऑफ कम्यूटेड वैल्यू जो है वो हमारी एग्जेम्प्ट होगी। तो कम्यूटेड वैल्यू पहले हम निकालेंगे। कम्यूटेड वैल्यू कैसे निकलेगी? कम्यूटेड वैल्यू मतलब जितनी मिली है हमको 1,86,000 मिली है। दूसरा, कम्यूटेड वैल्यू कितनी थी? 1,86,000 इंटू 3/2 कर देंगे, मतलब 1,86,000 अगर 2/3 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे, रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 2,79,000। मतलब हमारी जो वैल्यू थी वो थी 2,79,000 जितनी हमें मिलनी थी। मिली कितनी? 2/3 प्लस 1/3 इन 2,79,000 का 1/3 कितना होता है? 193,000। तो इन तीनों में से जो लेस होगा वो होगा हमारा एग्जेम्प्ट अमाउंट। तो तीनों में से लेस कौन सा है? ऑब्वियसली 1,93,000। तो पहले केस में हमारा जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा वो है 93,000। अब आते हैं हम सेकेंड केस पे। सेकेंड केस था अगर उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो। अगर उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो हमारा वैल्यू कितनी होगी? तब होगा एज पर सेक्शन 10A हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। मतलब या तो 2,79,000 या हाफ ऑफ कम्यूटेड अमाउंट 1,39,000 या 1,86,000। तो उसमें से लेस कौन सा है? 139,500, मतलब 279 का हाफ जो होगा वो हमारा एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना आ गया? 1,39,500। अब इसमें क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू है, हालांकि टैक्सेबल वैल्यू हमसे पूछी नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू होगी 1,86,000 जो हमें मिला है माइनस में हाफ ऑफ द अमाउंट 46,500, ये होगा हमारा टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जेम्प्ट कितना होगा अगर उस केस में जिस केस में ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, तो 1,39,500। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है मिस्टर राधेश्याम, कोई राधेश्याम है, इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, ही गेट्स द फॉलोइंग फ्रॉम द कंपनी। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि उनको सैलरी इतनी मिलती है, अलाउंसेस इतने मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस इतना मिलता है, बोनस इक्वल टू 2 मंथ सैलरी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कमीशन, अब ये सब पर मंथ है, ये हमें देखना पड़ेगा। कमीशन है 20,000 पर एनम, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा पर मंथ है और कौन सा पर एनम है। तो अब इन सब से हम कैलकुलेट, और उन्हें क्या क्या मिलता है? उन्हें मिलता है ये परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स कैसे मिलते हैं? लाइक पहला, एक स्वीपर की सैलरी, एक स्वीपर उन्हें दिया हुआ है जिसकी सैलरी है 1,500 पर मंथ। एक कार उनको दी हुई है जिसकी जितने भी उसका खर्चा होता है वो सारा उनकी कंपनी मतलब एम्प्लॉयर पे करता है। एक रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस उनको दिया हुआ है इटावा में, इटावा जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 10 लाख है। अब ये हमें देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स में जो रूल होता है कि अगर 10 लाख जितनी भी हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, अगर पॉपुलेशन 10 लाख है
तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा 7.5%। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 15%। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसलिए 10 लाख से कम है, जो कि एम्प्लॉयर ओन करता है, जिसका एनुअल रेंटल वैल्यू होती है 1 लाख। अ गार्डनर हुज सैलरी इज 2000, एक गार्डनर है उस घर में जिसकी सैलरी 2000 पर मंथ है। फॉर पर्सनल यूज फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी 20,000 फॉर प्रीवियस ईयर। अब ये क्या है कि वो अगर घर में रहता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस सब कुछ फ्री है, लेकिन कंपनी जो पे करती है वो है 20,000 हर साल उनके लिए। अब हमें देखना है कि राधे श्याम जी की जो सैलरी होगी उसके अंदर क्या क्या टैक्सेबल होगा और क्या क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले हम जो ये रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे, और वैल्यू का एग्जेम्प्ट कितना होगा, वो 7.5% ऑफ सैलरी। हाँ सॉरी, एग्जाम्प्ट नहीं होगा, जो अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर कोई अमाउंट जैसे कि कोई रेंट फ्री हाउस में रह रहा है, ठीक है, तो एक तरह से या तो कंपनी उनको हाउस रेंट अलाउंस दे दे कि ठीक है आप रेंट पे अपनी मर्जी से रह लीजिए, कंपनी आपको हर महीने 10,000 रुपये एज ए रेंट अलाउंस दे देती है, आप वो ओनर को पे कर दीजिए। या फिर दो केस में, या फिर कंपनी ही आपको घर दे देती है। तो एक तरह से वो कंपनी ने आपको इनकम ही हुई ना, अगर आपका रेंट बच रहा है क्योंकि आपको फ्री में रहने के लिए घर मिल रहा है, दैट मीन्स वो आपका रेंट बचा रहा है, दैट मीन्स वो एक तरह से आपकी सैलरी का ही पार्ट है ना। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो फ्री घर हमें कंपनी ने दिया हुआ है एम्प्लॉयर ने, उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी तो हमारे सैलरी में इंक्लूड होगा ना। तो अब वो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, हमें रेंट फ्री हाउस की वैल्यू निकालनी है। तो अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकलेगा, 7.5% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, बेसिक सैलरी जो 20,000 पर मंथ इंटू 12, 2,40,000। मेडिकल अलाउंस हमें जितने दिए हुए हैं वो, बोनस जो हमें दिया हुआ है, प्लस कमीशन 20,000। अब यहाँ पर हम ये दिखा देंगे कि हाँ ये हमारा सैलरी की वैल्यू है 3,60,000। अब यहाँ पर 3,60,000 का वैल्यू कैसे निकलेगी, 7.5%। ये कैसे निकलेगा 7.5%, ये फिक्स है। अगर किसी जगह पे कोई घर है और उस जगह की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो वहाँ पर सैलरी का 7.5% ही हमारा टैक्सेबल होगा। तो वहाँ से हमें 7.5% मिल जाएगा। तो 7.5% इंटू 3,60,000 दैट इज 27,000। अब हमें निकालना है कि इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी। तो टैक्सेबल सैलरी हमारी कितनी निकलेगी, टैक्सेबल सैलरी ऑफ फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ये हमें लिखना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में जो प्रेजेंटेशन होती है उसके भी मार्क्स होते हैं। तो इसलिए अगर हमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है तो ऐसे क्या है, तो वैसे हम सैलरी सीधे डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इससे क्या होता है हमारी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, तो ये लिखना ज़रूरी है। तो सैलरी एट द रेट 20,000 पर मंथ 2,40,000, डियरेंस अलाउंस 2,000 इंटू 12 पर मंथ 24,000, मेडिकल अलाउंस हमारे 60,000, बोनस 40,000, कमीशन 20,000, रेंट फ्री हाउस इसकी वैल्यू हमने निकाली है 27,000, स्वीपर कार। अब इसमें क्या होता है कि उसमें दिया हुआ है अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ नहीं है तो ये तीनों खर्चे जो होते हैं ये एग्जेम्प्ट होते हैं। अब हमें गिवन नहीं है कि राधेश्याम जी स्पेसिफिक एम्प्लॉय हैं या नहीं है, वो नहीं, तो हम बेसिकली मान के चलेंगे वो नहीं है, तो फिर ये चीज़ हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब सैलरी के लिए क्या है कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी हुई है कि ऐसा नहीं है कि हम पूरी सैलरी को उठा के और सीधा टैक्सेबल कर देंगे। अब सैलरी में से कुछ खर्चे तो होते होंगे ना, अब किसी के ज़्यादा होते हैं किसी के कम होते हैं, तो उसमें से गवर्नमेंट ने क्या किया है एक स्टैंडर्ड मतलब एक एवरेज निकाल के स्टैंडर्ड निकाल देगी। ठीक है, अगर किसी की सैलरी 2,40,000 है तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब अगर कोई बंदा अगर रह रहा है तो उसका स्टैंडर्ड इतना होगा कि इतना उसका खुद का खर्चा हो जाता होगा, जो कि हम टैक्सेबल नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली सैलरी पूरी टैक्सेबल कर देंगे तो क्या उसने सैलरी में से कोई खर्चा नहीं किया, इसलिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का पार्ट आता है 50,000। अब जो बचा वो होगा हमारा टैक्सेबल सैलरी जो कि हमसे पूछी गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि हमें एक पवन ओन्स अ हाउस ऑफ विच 50% पोर्शन इज लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंस। अच्छा, अब कोई पवन है, उनके पास एक घर है। अब उस घर के उस घर में उन्होंने क्या किया हुआ है, 50% पोर्शन जो है वो लेट आउट किया हुआ है, मतलब रेंट पे किसी और को दिया हुआ है, जिसका रेंट आता है 4,400 पर मंथ।
25% पोर्शन यूज बाय हिम फॉर हिज ऑफिस। अच्छा, 25% पोर्शन जो है वो खुद के ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने खुद का ऑफिस खोला हुआ है। बाकी का 25% जो है वो रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है, उस घर की वैल्यू निकालनी है कि एनुअल वैल्यू जो उस घर की निकलेगी। अब उस घर की वैल्यू के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है 60,000। फेयर रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर रेंट उसका जनरली एमसीडी की वैल्यू से निकाला जाए फेयर रेंट, तो क्या निकलेगा 70,000। और म्यूनसिपल टैक्सेस अगर हम देखें तो उसके हैं 10%। अब हमें देखना पड़ेगा इसका कैलकुलेशन, अब हमें निकालना पड़ेगा वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में अगर हमारा खुद का घर ही हम रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें वैल्यू नहीं निकालनी है उसकी, क्योंकि वो हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एनुअल वैल्यू क्या निकलेगी, हर साल टैक्सेबल क्या होगा। अगर कोई बंदा अपने ही घर में खुद ही रह रहा है तो उसे उस घर का टैक्स देने की ज़रूरत तो नहीं है। दूसरा, 25% क्या कर रखा है उसने, खुद के ही ऑफिस के लिए यूज़ कर रखा है, तो खुद का ही घर खुद के काम के लिए यूज़ करेंगे तो वो 25% भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हर साल उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो 50% पोर्शन उन्होंने रेंट के लिए दिया हुआ है उस पर हम हर साल टैक्स देंगे। तो उससे हमें क्या निकलेगा, 50% जो पोर्शन है उसी को हमको वैल्यू निकालनी है, वही हमारा टैक्सेबल होगी। तो उसमें हमें क्या निकलना है, पहला उसकी फेयर रेंट का 50% तो सब में हो जाएगा। तो क्योंकि जो उसकी म्यूनसिपल वैल्यू है जो कि 60,000 है घर की, उसका 50%, क्योंकि 50% ही हम बिजनेस के लिए उसके अदर इनकम के लिए एज ए इनकम के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। तो म्यूनसिपल वैल्यू का क्या होगा 50%, 30,000। फेयर रेंट होना कितना चाहिए, दैट इज 70,000 इंटू 50%, 35,000। अब गवर्नमेंट की तरफ से वो कह रही है कि मिनिमम जो आपको रेंट लेना चाहिए पूरे साल का वो 70,000 होता है। मतलब आधे घर का अगर हुआ तो साल का 35,000 तो आपको रेंट आना ही चाहिए। दूसरा, हमने रेंट लिया कितना है 52,800। अब टैक्सेबल इसमें कितना होना चाहिए, अगर एग्जाम्प्ट होता तो इसमें लेसर होता, लेकिन जहाँ पर बात टैक्सेबल वैल्यू की आती है तो वहाँ पर हमेशा अमाउंट हायर होता है। तो अब अगर हम 35,000 टैक्सेबल कर देंगे तो एक्चुअल रेंट तो हमें 52,800 मिला है, तो हमें टैक्सेबल क्या करना चाहिए, जितना हमें मिला है, मतलब जो इन तीनों में से हायर अमाउंट हो। तो हायर अमाउंट है 52,800। अब इसमें से ऐसा तो है नहीं कि हमने सारा ही अपनी जेब में रख लिया, हमने इसमें से टैक्सेस दिए हैं। अब टैक्सेस हम पूरे 6,000 नहीं कर सकते क्योंकि बाकी के जो 3,000 हैं वो हमने अपने लिए यूज़ किए हैं। तो जब हम उसकी अपने लिए की इनकम इंक्लूड नहीं कर रहे तो अपने लिए दिए हुए खर्चे भी हम इसमें से इंक्लूड नहीं करेंगे। तो खर्चे में भी फिर 50% हो जाएगा, दैट इज 3,000। तो ये होगा हमारा 49,800। ये आएगी हमारी एनुअल वैल्यू, मतलब इतना हमारा हर साल एज अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कोई मिस्टर के हैं हु इज इंडियन सिटीजन एंड इज ए रेजिडेंट फॉर अ इनकम टैक्स पर्पस सबमिट्स द फॉलोइंग। अब उनके पास क्या है, कोई इंडियन सिटीजन है मिस्टर के करके, तो अब हमें उनकी क्या निकालनी है, हमें निकालनी है उनकी टोटल इनकम। तो जब हमें उनकी टोटल इनकम निकालनी है तो उसमें क्या होगा, हमें दी हुई है ग्रॉस सैलरी, प्रोफेशन टैक्स, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज पीएफ। अच्छा, पीएफ में इतना पैसा, ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये हमें ध्यान रखना है ये हमारा अपना, मतलब मिस्टर के का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये इतना मिस्टर के ने किया है, और ये जो है जितना एम्प्लॉय करता है उतना एम्प्लॉयर को करना होता है, तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। तो इसका हमारी इनकम से कोई लेना देना नहीं, ना ही हमें इसकी एग्जेम्पशन मिलेगी ना ही कुछ और मिलेगा, क्योंकि ये हमने पे ही नहीं किया। तो जब ये हमारी पेमेंट हमने एक्सपेंस ही नहीं किया तो हम इसका एग्जेम्पशन भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारा एक्सपेंस नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अब कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ये सबको पता है। इनकम ऑन डिपॉजिट विद द कंपनी, मतलब अगर हमने कंपनी में कोई डिपॉजिट किया है उससे हमारी इनकम हुई है तो ये हमारी इनकम होएगी। डिविडेंड इनकम हमारी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको टैक्सेबल नहीं मान सकते, ये हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब इन्होंने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की उससे इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। दूसरा, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन्होंने कोई शेयर्स परचेज किए होंगे, उन्हें सोल्ड आउट किया होगा, तो उससे क्या होगा, इनको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनकी टोटल इनकम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ के फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। अब हमें क्या करना है, इनकम फॉर्म सैलरी। अब इसमें हेड कितने हैं, कहाँ से इनकी इनकम आई है, पहली इनकम आई है इनकी सैलरी से, ग्रॉस सैलरी इनकी इतनी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कि हमने उस क्वेश्चन में भी की थी 50,000।
अब इन्होंने क्या किया, प्रोफेशन टैक्स भी दिया है, तो टैक्स दिया है तो वो भी 1000 रुपीज़ लेस हो जाएगा, क्योंकि हमने टैक्स दिया है तो वो इनकम से लेस तो होगा ही। 3,90,000 माइनस 50,000 माइनस 1000, 3,39,000। दूसरा आता है हमारी नेक्स्ट इनकम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो कि है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना, शॉर्ट टर्म, अब इसमें क्या है, जो टैक्स रेट इस पे एप्लीकेबल होगा वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ऐसे ही हमें टैक्स रेट के लिए फिर अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो पहले तो हम ये निकालें कि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिविडेंड फ्रॉम, अब ये हमारी डिविडेंड फ्रॉम कंपनी आया तो है लेकिन एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये 40,000 है, क्योंकि हमें दिया हुआ तो हमारी इनकम, लेकिन ये टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में, दैट इज 40,000। टोटल कितना हो, 4,69,000। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर ATC जो है 10,000, क्योंकि ये सिर्फ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, यहाँ पर जो भी मिस्टर के ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा वो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। यहाँ पर कंपनी ने जितना उसको PF दिया है वो हम कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब ये आ गई हमारी टोटल इनकम 4,59,000, ये है हमारी टैक्सेबल इनकम। अब हमें देखना है कि इस इनकम पे किस तरीके से हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि जो कैपिटल गेन होता है ये 20% के हिसाब से टैक्सेबल होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, ये 15% के हिसाब से होता है, और ये नहीं, ये हम देख लेंगे, ये 20% के हिसाब से, ये 15% के हिसाब से होता है। अब हम आते हैं कंपटीशन ऑफ टैक्स पे। अब हमें देखना होगा कि हमारा टैक्स कितना बनता है, जो कि बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 था तो उस पर 20% टैक्सेबल आया है हमारा 10,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000 टू 15%, ये 6,000। टैक्स ऑन बैलेंस, अब बैलेंस पे कैसे निकालेंगे टोटल इनकम। अब ये इस इनकम को हम दोबारा तो नहीं, पूरे इस पे तो टैक्सेबल नहीं लगा सकते ना, क्योंकि इस पे हमने अलग से टैक्स रेट लगा दिया, इसका टैक्स रेट अलग से लग गया, तो डैट मीन्स बची कितनी, 3,69,000। अब 3,69,000 में पहला 2,50,000 नील टैक्स है, बाकी जो पोर्शन बचा उस पे ये है 5%, 5,950, दैट मीन्स ये इतना। अब टोटल टैक्स हमारा इन तीनों को ऐड करके आ गया 21,950। अब रिबेट अंडर 87A, अब इसमें 87A का क्या है, अंडर सेक्शन 87A क्या होता है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 87A की रिबेट मिलेगी, जो कि फिक्स है 12,500। तो अगर हम देखें तो हमारी जो टोटल इनकम थी वो 5 लाख से कम थी, 4,59,000 थी, दैट इज लेस देन 5 लाख। अब अगर ये 5 लाख से कम है तो इसमें जो हमारा रिबेट होगा 87A 12,500 वो हमें मिल जाएगा, तो नेट टैक्स पेबल कितना आएगा 9,450। अब उसके ऊपर 4% टैक्स लग जाएगा, एजुकेशन टैक्स ये कंपलसरी होता है 378, टैक्स पेबल आ गया 9,828। अब राउंड ऑफ करके हमारा आया 9,830। तो ये था हमारा BCOC 136 का क्वेश्चन पेपर। इसमें हमने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो सारे हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।